जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। साथियों हो जाइए तैयार, क्योंकि हम लोग लेके आ गए हैं बिहार डीएलएड का एक और वीडियो। चलिए बिल्कुल भी देरी नहीं करते हुए शुरू करेंगे पहले प्रश्न से। तो साथियों, आप सभी साथियों से गुजारिश है कि आप सभी पेन और कॉपी लेके बैठ जाएं, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट बातें हो ना उसको आप लोग नोट डाउन करते चले। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने में, फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। पूछ रहा है कि वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। बताइए वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है साथियों। क्या श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, या समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, या फिर पृथक रूप में जोड़ा जाता है, या फिर उल्टे क्रम में जोड़ा जाता है। फटाफट आप जवाब दीजिए कि वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो आप सभी को बताते चलें कि वोल्ट मीटर को ना साथियों परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है परिपथ में, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और देखिए यहाँ से कुछ बातें और आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको क्या चाहिए साथियों, अधिक प्रतिरोध चाहिए। अगर आपको अधिक प्रतिरोध चाहिए तो आप क्या कीजिएगा, परिपथ को किस में जोड़िएगा, श्रेणी क्रम में। यानी क्या कीजिएगा साथियों, अगर क्या चाहिए अधिक प्रतिरोध तो उसको किस में जोड़ा जाएगा, श्रेणी क्रम में। अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए इसको नोट कर लीजिएगा आप कि अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए उसको किस में जोड़ा जाता है साथियों, तो उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और अगर क्या किया जाए, कम प्रतिरोध प्राप्त करना हो आपको, कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए परिपथ को किस में जोड़ा जाता है, तो उस कंडीशन में परिपथ को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो साथियों इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। तो बोलिए पहला सवाल आप लोगों को कैसा लगा। चलिए बढ़ते हैं, पहले सवाल के बाद दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों ये रहा दूसरा प्रश्न आज के सेशन का कि कौन सा हार्मोन फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया में सहायक होती है। देखिए फाइट का माने होता है लरो, और फ्लाइट का माने होता है उरो। यानी लरो या उरो हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है साथियों। क्या आपका इंसुलिन हार्मोन को जाना जाता है, या फिर थायरोक्सिन हार्मोन को जाना जाता है, या फिर एड्रीनलिन हार्मोन को जाना जाता है, या फिर साथियों ऑक्सीटोसिन हार्मोन को जाना जाता है। फटाफट बताइए कि फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया में सहायक कौन होता है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, आपका लरो या उरो हार्मोन के नाम से किसको, एड्रीनलिन हार्मोन को जाना जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ से ये सवाल पूछ दे कि प्रिय साथियों बताइए कि एड्रीनलिन हार्मोन जो है वो कौन सा ग्लैंड से, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, वो आपका एड्रीनल ग्लैंड से। कौन सा साथियों, एड्रीनल ग्लैंड से इसका स्राव होता है। कौन सा आपका, एड्रीनलिन हार्मोन। इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों। और आप जो जानते हैं थायरोक्सिन, कि थायरोक्सिन आपका जो है ये आपका थायराइड ग्लैंड से स्रावित होता है। किससे साथियों, थायराइड ग्लैंड से आपका क्या स्रावित होता है, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अगर आपका थायरोक्सिन हार्मोन कम स्रावित हो तो क्या होता है साथियों, घेंगा रोग होता है। और इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन ये आपका किससे स्रावित होता है, तो पैनक्रियाज से साथियों। किससे, पैनक्रियाज से। और आप जानते हैं कि पैनक्रियाज को कैसा ग्लैंड बोला जाता है, मिक्स ग्लैंड कहा जाता है, यानी मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा साथियों। इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे दो के बाद तीसरे प्रश्न की ओर फटाफट। साथियों तीसरा प्रश्न आप देखिए कि पानी में नमक घुलने पर घोल का बर्फ बनने का तापमान कैसा होता है। देखिए आपका पानी है साथियों, पानी आपका H2O, इसमें किसको घोला जा रहा है, नमक को घोला जा रहा है। तो हम लोग साधारण नमक ले लेते हैं। घोलने के बाद जो भी रिएक्शन होने का, जो भी प्रोडक्ट निकल के आएगा ना साथियों, तो अब क्या बोला है कि घुलने पर घोल का बर्फ़ बनने का तापमान कैसा होता है। क्या तापमान बढ़ जाता है, या फिर साथियों घट जाता है, या फिर कोई परिवर्तन नहीं होता है, या फिर साथियों शून्य पर स्थिर रहता है। फटाफट इस सवाल का जवाब दीजिए। तो ध्यान रखिएगा, इस सवाल का आपको जवाब क्या हो जाएगा साथियों, तापमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तापमान क्या हो जाएगा साथियों, कैसा हो जाएगा, घट जाएगा। यानी इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे तीन के बाद चौथे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। इसी तरह से आप लोग मेहनत करते चले फटाफट। देखिए जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप परफेक्ट होते चले जाइएगा। देखिए चौथा प्रश्न है कि प्रकाश के कण को क्या कहते हैं। बताइए प्रकाश के कण को क्या कहते हैं। क्या प्रोटॉन कहते हैं, या फोटोन कहते हैं, या न्यूट्रॉन कहते हैं, या फिर साथियों अल्फा कण कहते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है साथियों, ये आपका क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये तीनों क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट होता है, यानी मौलिक इकाई होता है किसी भी कण का साथियों। और इसमें आप जानते हैं कि प्रोटॉन और आपका न्यूट्रॉन जो है ये दोनों आपका कहाँ पाया जाता है, तो ये दोनों आपका केंद्रक में पाया जाता है। इस बात को भी आप जानते हैं साथियों। तो फिलहाल सवाल पूछा था
था क्या कि प्रकाश के कण को क्या कहते हैं, तो प्रकाश के कण को कुछ और नहीं बल्कि उसको फोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, फोटोन कहा जाता है। प्रकाश के कण को क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों, यानी इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 4 के बाद 5वां प्रश्न की ओर। तो साथियों ये रहा 5वां प्रश्न कि ऊष्मा का सबसे अच्छा संवाहक कौन है। देखिए इन चारों ऑप्शनों में से आपको बोला है, इन चारों ऑप्शनों में से कि ऊष्मा का सबसे अच्छा संवाहक कौन है। क्या आपका लोहा हो जाएगा, या फिर आपका तांबा हो जाएगा, या फिर लकड़ी हो जाएगा, या फिर प्लास्टिक हो जाएगा। साथियों बताइए कि ऊष्मा का सबसे अच्छा संवाहक कौन है। तो देखिए आप अगर इन चारों ऑप्शनों को देखिएगा तो प्लास्टिक तो होगा ना, इसको पहले ही काट दीजिए। लकड़ी भी होगा ना, इसको काट दीजिए। अब बचा आपका लोहा और तांबा। बताइए साथियों इन दोनों में से सबसे अच्छा संवाहक कौन हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा लोहा और तांबा में ना तांबा ऊष्मा का सबसे अच्छा संवाहक हो जाएगा। संवाहक मतलब चालक बोल सकते हैं साथियों। ये आपका क्या हो जाएगा, ऊष्मा का सबसे अच्छा संवाहक कौन हो जाएगा, तांबा हो जाएगा साथियों। यानी इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 5 के बाद बढ़ेंगे छठा प्रश्न की ओर। अगर देखिए छठा प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है साथियों। देखिए आपको ये बताना है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है। ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है साथियों। चलिए 5 के बाद अब बढ़ते हैं छठा प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 6 अब आपके सामने में आ चुका है। छठा प्रश्न है कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। बताइए डीएनए का पूरा नाम क्या है साथियों। क्या आपका डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, या फिर साथियों डाईअमीन न्यूक्लिक अम्ल, या फिर साथियों न्यूक्लिक एसिड, या फिर साथियों डाइऑक्सिन एसिड। बताइए फटाफट डीएनए का पूरा नाम क्या हो जाएगा। साथियों आप ये भी जानते हैं कि डीएनए को ना किस नाम से जाना जाता है, तो इसको अनुवांशिक पदार्थ के नाम से जाना जाता है। कौन सा पदार्थ साथियों, अनुवांशिक पदार्थ के नाम से जाना जाता है डीएनए को। इस बात को आप जानते हैं साथियों। देखिए आपका क्या हो जाएगा कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यानी इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे प्यार से ये बताना है कि कोशिका का कौन कौन सा ऐसा अंग होता है, कोशिका का कौन कौन सा अंग होता है साथियों जिसका ना अपना डीएनए होता है। यानी कौन कौन सा कोशिका का अंग है जिसका अपना डीएनए होता है, आपको बस प्यार से कमेंट बॉक्स में बताना है साथियों। इस सवाल का जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 6 के बाद 7वां प्रश्न की ओर। साथियों ये रहा आपका 7वां प्रश्न आज के सेशन का। देखिए क्या बोला है कि कौन सा तत्व जीवित कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। जीवित कोशिकाओं में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है। देखिए आपको फिलहाल ये बताना है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। तो देखिए ये वाला भी सवाल आपको पूछ दिया जाता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। कौन हो जाता है, ल्यूवेनहॉक हो जाएगा। कौन हो जाएगा साथियों, ल्यूवेनहॉक हो जाएगा। जीवित कोशिका की खोज कौन, लीवेनहॉक। कब, सन 1674 ईस्वी में। अगर मृत कोशिका की बात करें साथियों, मृत कोशिका की बात करें तब आपका कौन हो जाएगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है साथियों मृत कोशिका का खोज किसने किया था। तो देखिए फिलहाल आपको इस सवाल का जवाब देना है कि कौन सा तत्व जीवित कोशिका में नहीं पाया जाता है। क्या कार्बन नहीं पाया जाता है, या हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है, या कैल्शियम, या फिर यूरेनियम। तो साथियों ध्यान रखिएगा, जो यूरेनियम जो होता है ना, यूरेनियम ये आपका जीवित कोशिका में नहीं पाया जाता है। यूरेनियम साथियों जीवित कोशिका में नहीं पाया जाता है, और यही सवाल का आपका जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 7 के बाद 8वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फटाफट। देखिए साथियों 8वां प्रश्न है कि दर्पण का वो भाग जहां समस्त परावर्तित किरणें मिलती है क्या कहलाता है। देखिए दर्पण का वो भाग जहां पे ना समस्त परावर्तित किरणें आकर के मिलती है साथियों, उसको क्या बोलेंगे, उसको किस नाम से जाना जाता है बताइए। क्या उसको साथियों ध्रुव कहते हैं, या फिर उसको फोकस कहते हैं, या फिर साथियों उसको वो क्या और ऑप्शन है, वक्रता केंद्र कहते हैं, या फिर परावर्तन बिंदु कहते हैं। फटाफट इस सवाल का आप लोग जवाब दीजिए कि दर्पण का वो भाग जहाँ समस्त परावर्तित किरणें क्या होता है, मिलती है साथियों, उसको क्या बोलेंगे। फटाफट आप लोग जवाब दीजिए, उसको क्या बोलेंगे साथियों। उसको कुछ और नहीं बल्कि उसको क्या बोला जाता है, फोकस बोला जाता है। क्या होता है साथियों, फोकस हो जाएगा। यानी इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों। और देखिए यहाँ से एक सवाल हमेशा पूछता है कि देखिए दर्पण के सामने में किस बिंदु पर यानी कहाँ पे वस्तु को रखेंगे कि उसका ना जितना साइज का रहेगा वही साइज का प्रतिबिंब बनेगा साथियों। तो देखिए ध्यान रखिएगा, वक्रता केंद्र पर आप जब भी वस्तु को रखिएगा ना, जिस साइज का वो वस्तु होता है उसी साइज का वो प्रतिबिंब बनता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा साथियों। चलिए 8 के बाद बढ़ेंगे 9वां प्रश्न की ओर। देखिए 9वां प्रश्न अब आपके सामने में आ चुका है। क्या साथियों कि जब एक वस्तु को
प्रकाश स्रोत के बीच रखा जाए तो छाया बनती है, क्योंकि देखिए जब क्या होता है ना कि आप क्या कीजिएगा, आप लाइट जलाइए, उसके बीच में ना एक वस्तु को रख दीजिए, तब क्या होगा, उस पर ना एक छाया बनता है। किस वजह से छाया बनता है साथियों, कि आपका प्रकाश परावर्तित होता है इस वजह से, या फिर प्रकाश अपवर्तित होता है इस वजह से, या फिर प्रकाश सीधी रेखा में चलता है इस वजह से, या फिर प्रकाश पीछे हटता है इस वजह से। तो देखिए साथियों, प्रकाश ना आपका सीधी रेखा पे गमन करता है, और इसी गुण के वजह से ना जब आपका प्रकाश के बीच में कोई वस्तु आ जाता है तब क्या हो जाता है, उसका ना छाया बन जाता है। जैसे आप रास्ते में चलते हैं साथियों, तो देखिएगा आपके सामने में आपका छाया बनता है, चाहे जिधर भी बने। क्या होता है कि सूर्य की किरणें जो होता है, उस किरणों के बीच में जब आप आ जाते हैं तब आपका क्या होता है, आगे में छाया बनता है साथियों, आपका आगे में छाया बनता है। तो वो इस वजह से होता है क्योंकि प्रकाश क्या होता है, सीधी रेखा पे चलता है। और यहाँ से एक सवाल ये भी पूछे जा सकते हैं कि प्रिय साथियों बताइए, प्रकाश कैसा हो, मतलब किस रेखा पे गमन करता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, यानी सीधी रेखा में गमन करता है। साथियों इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 9 के बाद 10वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखिए साथियों 10वां प्रश्न आपका है कि मनुष्य की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। बताइए मनुष्य की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्या थायराइड ग्रंथि को, या पीनियल ग्रंथि को, या फिर फ्यूज ग्रंथि को, या एड्रिनल ग्रंथि को। साथियों फटाफट जवाब दीजिए कि मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है। देखिए मास्टर ग्लैंड यानी मास्टर ग्रंथि, जिसको और एक बोलते हैं क्या, मास्टर ग्लैंड बोला जाता है साथियों। मास्टर ग्लैंड के नाम से किसे जाना जाता है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, मास्टर ग्लैंड के रूप में किसको, फ्यूज ग्रंथि को, या फिर इसी को पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं साथियों, पिट्यूटरी ग्लैंड भी इसी को कहा जाता है, जिसको फ्यूज ग्रंथि कहते हैं। और इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको आपका मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको फंसाने के लिए ये सवाल पूछ देगा कि प्रिय साथियों बताइए कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, यानी आपका मास्टर ग्लैंड तो आप जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड का भी मास्टर कौन है, इसका भी मास्टर कौन है साथियों। अगर आपको पूछ देगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपकी तैयारी कहाँ से हो रही है वो मायने रखता है साथियों। तो देखिए मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड पूछ दे, आपको किसी भी तरह घुमाए, आपको घूमना नहीं है साथियों। ये आपका क्या हो जाएगा, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हो जाएगा हाइपोथैलेमस। क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस होता है ना साथियों, ये आपका मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड होता है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 10 के बाद 11वां प्रश्न में। तो बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है साथियों, पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए 11वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या है कि पानी में डिटर्जेंट मिलाने पर पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन में क्या होता है बताइए। जब आप पानी में डिटर्जेंट मिलाइएगा तो पृष्ठ तनाव में क्या होता है, क्या पृष्ठ तनाव बढ़ता है, या फिर पृष्ठ तनाव घटता है, या फिर साथियों अपरिवर्तित रहता है, या फिर पहले घटता फिर बढ़ता है। तो ध्यान रखिएगा कि पानी में आप जब भी डिटर्जेंट मिलाते हैं, डिटर्जेंट पाउडर, तो उसमें क्या होता है साथियों, जो पृष्ठ तनाव होता है ना, वो पृष्ठ तनाव घटता है। यानी सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों। चलिए बढ़ेंगे 11 के बाद 12वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। देखिए अब 12वां प्रश्न आपके सामने में आ चुका है। बोला है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है। देखिए कितना आसान सा सवाल है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, क्या तांबा पाई जाती है, या लोहा पाई जाती है, या जिंक पाई जाती है, या सिल्वर पाई जाती है। फटाफट आप लोग जवाब दीजिए साथियों जवाब दीजिए फटाफट। तो देखिए यहाँ से ना कुछ बातें और आपके पूछे जाते हैं। ये जो आपका हीमोग्लोबिन है ना साथियों, ये आपका क्या है, एक वर्णक है, एक पिगमेंट है, और इसी की वजह से ना खून का रंग कैसा होता है साथियों, बताइए खून का रंग कैसा होता है, तो लाल होता है। किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से खून का रंग क्या होता है साथियों, लाल होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और इस हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। कौन सा धातु साथियों, लोहा धातु पाया जाता है। और आप जानते हैं कि यही लोहा धातु, इसका अगर कमी हो जाता है ना, तो आपका क्या होता है, हीमोग्लोबिन का कमी। और हीमोग्लोबिन की कमी अगर हो जाएगा ना साथियों, कौन सा रोग होगा, तो आपका रक्त की कमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रक्त की कमी हो जाएगा। और रक्त की कमी को क्या कहा जाता है, एनीमिया कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है, एनीमिया, या फिर उसको क्या बोलते हैं, रक्तलाभ बोलते हैं साथियों। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 12 के बाद 13वां प्रश्न की ओर। देखिए 13वां प्रश्न आ चुका आपका कि जब किसी धातु की पट्टी को गर्म किया जाता है तो वो क्या होता है, क्या वो सिकुड़ती है, या फैलती है, या टूट जाती है, या रंग बदलती है। तो देखिए साथियों, ये आपका ना धातु का एक गुण है कि जब आप धातु को ना पीटिएगा, उसको गर्म कीजिएगा, तो आपका सिकुड़ता नहीं बल्कि वो क्या हो जाता है, आपका फैल जाता है। और इसी गुण की वजह से ना आप देखिएगा रेलवे जो पटरियाँ होता है, रेल की पटरियों में ना, जैसे आपका ये रेल की पटरी है, फिर आगे में जब क्या करता है, लोहा सबके बीच बीच में ना, पटरियों के बीच में क्या करता है, थोड़ा सा खाली जगह छोड़ता है साथियों, थोड़ा सा खाली जगह छोड़ता है।
है ये खूबसूरत दिखने के लिए नहीं छोड़ता है, इसलिए छोड़ता है क्योंकि ये जो आप इसमें जब आपका ट्रेन चलता है, ट्रेन चलती है इसमें ट्रेन, जिस वजह से आपका काफ़ी गर्म हो जाता है। काफ़ी गर्म होने के बाद ना धातुओं में क्या गुण पाया जाता है कि जब धातु काफ़ी गर्म हो जाता है तो आपका फैलने लगता है साथियों। इसीलिए आप देखिएगा पटरियों में ना क्या रहता है, खाली खाली जगह छोड़ा जाता है। तो इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ेंगे 13 के बाद 14वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखिए 14वां प्रश्न आपका बहुत मज़ेदार सवाल है। क्या है कि जल शोधन संयंत्रों में सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया होती है। देखिए पानी को क्या किया जाता है, प्यूरीफाइड किया जाता है। हम लोग जो बोतल में पानी पीते हैं ना साथियों, तो उस पानी को पहले क्या किया जाता है, जो नदी से लिया जाता है, जहाँ से भी लिया जाता है, उसको फिर बोतल तक कसने में उसमें कौन कौन सा प्रोसेस होता है साथियों, और सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया होती है आपको पूछा है। क्या सबसे पहले निस्पंदन होता है, उसके बाद या फिर क्लोरीन सबसे पहले होता है, या फिर साथियों तल छटीकरण होता है, या फिर वाष्पीकरण होता है। सबसे पहले वाटर को प्यूरीफाई करने में सबसे पहला प्रोसेस कौन सा होता है साथियों। तो आप ध्यान रखिएगा कि वाटर को प्यूरीफाई करने में ना सबसे पहला प्रोसेस जो होता है वो आपका तल छटीकरण हो जाएगा। कौन सा प्रोसेस साथियों, तल छटीकरण। और तल छटीकरण आपको किसको बोलते हैं, उसको सेडिमेंटेशन को कहते हैं। किसको, ये जो आपका प्रोसेस है ना सेडिमेंटेशन, ये वाला प्रोसेस पहला प्रोसेस माना जाता है साथियों, ये पहला माना जाता है। और इससे पहले जो क्या होता है, इससे पहले तीनों प्रोसेस में क्या होता है, पानी को सिर्फ लेकर के जमा किया जाता है, उसके बाद यहाँ से आपका ना क्या किया जाता है, वो प्यूरीफाई करने का काम यानी फिल्टर करने का काम शुरू होता है। इसलिए सेडिमेंटेशन जिसको तल छटीकरण कहते हैं, ये क्या होता है आपका जल शोधन संयंत्रों में सबसे ये आपका पहला प्रक्रिया होता है साथियों। उसके बाद देखिए उसके बाद आपका क्या होता है, सेडिमेंटेशन के बाद क्या होता है, निस्पंदन होता है। उसके बाद साथियों फिर क्लोरीन उपचार होता है, और सबसे लास्ट में वाष्पीकरण होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये आपका हो जाएगा पहला प्रोसेस साथियों, ये आपका पहला प्रोसेस। अगर आपको पूछ दे ये हो जाएगा आपका दूसरा प्रोसेस, दूसरा स्टेप हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा ये तीसरा स्टेप हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा साथियों, लास्ट स्टेप यानी चौथा स्टेप हो जाएगा। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए 14 के बाद बढ़ेंगे, 15वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अच्छा एक ऑप्शन किधर गया, शून्य होता है, एक ऑप्शन उस पार चले गया है साथियों, एक ऑप्शन आपका कोई बात नहीं। देखिए आपका क्या है क्वेश्चन कि जब कोई वस्तु द्रव में पूरी डूबती है तो उस पर लगने वाला अपवर्जन बल, बोले उस पर लगने वाला अपवर्जन बल क्या होता है, उसके भाग से अधिक या फिर बराबर या कम। फटाफट जवाब दीजिए साथियों, 15वां क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो देखिए 15 नंबर प्रश्न का कैंसिल हो जाएगा, आपका बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उस पर लगने वाला जो अपवर्जन बल होता है ना, जिसको उत्प्लावन बल कहते हैं साथियों। कौन सा बल, उत्प्लावन बल जो होता है, अपवर्जन बल क्या होगा, वो आपका बराबर होगा। यानी इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए साथियों 15 के बाद बढ़ेंगे 16वां प्रश्न की ओर फटाफट। देखिए 16वां प्रश्न आपके सामने में आ चुका है, पढ़िए और जवाब दीजिए आप लोग कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी कौन सी विशेषता परिवर्तित होती है। बताइए कौन सी विशेषता उसकी परिवर्तित होती है। क्या साथियों वेग परिवर्तित होती है, या फिर तरंगदैर्घ्य, या फिर दिशा, या फिर उपरोक्त सभी। फटाफट आप लोग जवाब दीजिए कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कौन सी विशेषता परिवर्तित होती है। चलिए एक माध्यम मान लिए हवा, और दूसरा माध्यम हम लोग मान लिए पानी साथियों। तो देखिए जब हवा से पानी में प्रकाश जाएगा तो उसकी कौन सी विशेषता बदलती है, क्या वेग बदलती है, या तरंगदैर्घ्य बदलती है, या दिशा बदलती है। तो साथियों ध्यान रखिएगा क्या होता है ना, उसका वेग भी बदलता है, उसका तरंगदैर्घ्य भी बदलता है, और दिशा भी बदलता है। यानी इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ना साथियों क्या होता है, यहाँ से ये सवाल पूछ देता है कि क्या नहीं बदलता है। तो आप लिख के रख लीजिएगा, जो आवृत्ति होता है ना साथियों, जो आवृत्ति होता है ये आवृत्ति नहीं बदलता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 16 के बाद बढ़ेंगे 17वां प्रश्न की ओर फटाफट। 17वां प्रश्न देखिए आपके सामने में आ चुका है। तो साथियों 17वां प्रश्न आपके सामने में आ चुका है कि जीवों में आनुवांशिक लक्षणों का वहन कौन करता है। बताइए आनुवांशिक लक्षण का मतलब होता है कि माता पिता का गुण, यानी माता पिता का गुण किस तक, बच्चों तक लाने का काम कौन करता है साथियों। फटाफट आप लोग बताइए कि आपका प्रोटीन करता है, या डीएनए करता है, या फिर कोशिका भित्ति, या फिर साइटोप्लाज्म। बताइए आनुवांशिक लक्षणों का वहन कौन करता है। तो साथियों ध्यान रखिएगा कि जीवों में ना आनुवांशिक लक्षणों का वहन आपका डीएनए करता है। कौन, डीएनए करता है। और इसीलिए डीएनए को किस नाम से जाना जाता है, जेनेटिक मटेरियल। किस नाम से साथियों, जेनेटिक मटेरियल के नाम से जाना जाता है, यानी आनुवांशिक पदार्थ के नाम से जाना जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 17 के बाद बढ़ते हैं 18वां प्रश्न की ओर। 17 के बाद बढ़ते हैं साथियों 18वां प्रश्न की ओर फटाफट। देखिए 18वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 18वां प्रश्न है कि द्रव में डूबी वस्तु पर लगने वाला बल किस पर निर्भर करता है। बताइए कि द्रव में डूबी वस्तु पर
डूबी वस्तु पर लगने वाला बल किस पर निर्भर करता है? क्या साथियों वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, या फिर द्रव की सघनता पर निर्भर करता है, या फिर द्रव की सतह पर निर्भर करता है, या फिर तापमान पर निर्भर करता है? देखिए साथियों, जब द्रव में ना कोई चीज़ डूबा हुआ रहेगा तो उस पर लगने वाला जो बल होता है ना, वो किस पर, द्रव की वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, द्रव की सतह पर भी निर्भर नहीं करता है, और तापमान पर भी निर्भर नहीं करता है। साथियों द्रव की सघनता पर निर्भर करता है। किस पर? द्रव की सघनता पर निर्भर करता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और 18 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 18 के बाद 19वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे फटाफट। देखिए 19वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि थर्मामीटर में पारा उपयोग करने का मुख्य कारण क्या है? देखिए थर्मामीटर में ना पारा का जो उपयोग किया जाता है, जिसको Hg बोलते हैं, और आप ये बात भी जानते हैं कि ये एकमात्र धातु है। क्या साथियों? ये एकमात्र धातु है जो आपका किस रूप में पाया जाता है? जो आपका द्रव रूप में पाया जाता है। इस बात को आप जानते हैं साथियों। तो बताइए थर्मामीटर में पारा उपयोग करने का मुख्य कारण क्या है? कि ये सस्ता होता है, ये कारण है, या फिर ये द्रव रूप में होता है, ये कारण है, या फिर ये तापमान के अनुसार समान फैलता है, या फिर ये रंगीन होता है? तो साथियों ध्यान रखिएगा कि जो थर्मामीटर होता है ना, डॉक्टरी थर्मामीटर, उसको आप देखिएगा तो उसमें पारा रहता है, और उस पारा का ना इस्तेमाल करने का मुख्य कारण ये है कि ये तापमान के अनुसार क्या होता है? फैलता है, तापमान के अनुसार फैलता है। और यहाँ से आप एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि जो आपका पारा है ये एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, और इसकी परमाणु संख्या 80 है, और इसका प्रमुख जो एस होता है ना साथियों, वो आपका Hgs होता है, जिसको सिनेबार के नाम से जाना जाता है। इन सभी बातों को भी ध्यान रखिएगा। चलेंगे 19 के बाद 20वां प्रश्न की ओर। देखिए 20वां प्रश्न आपके सामने में आ चुका है, फटाफट जवाब दीजिए कि मस्तिष्क और शरीर के विभिन्न भागों के बीच सूचना ले जाने वाली संरचना। देखिए हमारे दिमाग यानी ब्रेन से पूरे क्या बॉडी तक, यानी पूरे बॉडी तक, यानी पूरे शरीर तक, और फिर पूरे शरीर से फिर ब्रेन तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जो सूचना को लाने ले जाने का काम करता है ना साथियों, वो कौन करता है? क्या वो मांसपेशियाँ करता है, या फिर रक्त करता है, या फिर तंत्रिकाएँ करती है, या फिर अस्थियाँ करती है? तो साथियों देखिए दिमाग से लेकर के आपका बॉडी तक, और बॉडी से फिर इंफॉर्मेशन को, सूचना को ब्रेन तक, इसको ले आने का काम कौन करता है? तो आपका तंत्रिका कोशिका। कौन साथियों? जो तंत्रिकाएं हैं ना हमारे शरीर में, वही तंत्रिकाएं इस काम को करता है। इन इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों। तो बताइए साथियों, ये था आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, और हम लोगों ने कुल 20 प्रश्न को लेकर आया। बताइए 20 प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा कि नहीं लगा? बताइए साथियों आप लोगों की मेहनत कैसी चल रही है? बस हिम्मत मत हारिए, इसी तरह से मेहनत करते चले। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।